सहाफ़ी को गैरजानिबदार होना चाहिए। और आप पे और इस तरह के जो और हैं उन पे ये कि ये यूथियाँ हैं और ये इमरान खान के बात करते हैं, ऐसा क्यों है? जहाँ पे हमें मुस्तकिल तौर पे नजर आ रहा है कि एक गैर कानूनी और नाजायज हुकूमत जो है वो बरसरे इक़्तिदार है, जहाँ पे हमें मुस्तकिल तौर पे ये नजर आ रहा है कि विक्टिमाइजेशन का सिलसिला कहीं जाके थम ही नहीं रहा है। तो इन लोगों को शर्म ही नहीं आती कि एक तो आप लोग जो हैं बजाय इसके कि इस चीज के ऊपर बात करें कि आप कहाँ खड़े हैं आज, सहाफ़ती अखलाक आपका क्या कहता है कि जो जुल्म हो रहा है आप उसको जस्टिफाई करने के लिए बैठे होते हैं। तो शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। अगर आज हम पलटा खाएं तो हमारे लिए 15-20 लाख रुपए कमाना कौन सा इतना बड़ा मसला है, ठीक है ना। लेकिन हम अगर इतनी बड़ी अपने उसकी कुर्बानी दे रहे हैं तो शायद इसीलिए दे रहे हैं कि कहीं तारीख में ये लिखा जाए कि समीना पाशा ने उस वक्त जब लोगों ने मुनाफकत की इंतहा कर दी थी और ताकत के सामने झुक गए थे तो समीना पाशा खड़ी थी। इमरान खान और नवाज शरीफ और जरदारी में कंपैरिजन किया जाए तो क्या आपकी नज़र में क्या कंपैरिजन है? क्या रीज़न समझते हैं कि इमरान खान के बाहर ना आने की वजह क्या है? हलीमा है, शायद वो पार्टी पे कोई कब्जा करना चाहती हैं, ये कौन तासुर बना रहा है? और ये वाली जो बात आप कंटिन्यू कर रही थी ये भी कर दें। ये सारी पार्टी क़यादत जो है वो इमरान खान को जेल में रखना चाहती है ताकि इनकी दुकानें चलती रहें। गंडापुर और सेल आफरीदी में कोई फर्क है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इसार राना और इसार राना यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पे मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। ईद का दिन है और क्या कहते हैं, ईद की सेलिब्रेशन जारी होंगी, लेकिन हम तो ठहरे भाई मुलाजिम कह रहा हूँ, मजदूर तबका लोग, तो हम तो आज भी अपनी ड्यूटी के ऊपर मौजूद हैं। और ये जो मैंने कान पे लगाया है ना, ये ना समझना कि मैं को 12 करोड़ का तैयारा उड़ान लगा, साड़ी अड्डी केड़ी औकात है कि ऐसी 12 करोड़ के तैयारा उड़ा लीए। हम तो उसके टायर को भी देख लें तो बहुत बड़ी रहमत वाली बात होती है। ये बड़े करम के फैसले। आज मुझे खुशी इसलिए है कि मैं वैसे तो बड़ा मतलब है बहुत घट किसी को कहना भाई ये मेरी बहन है और नीयत तो चंगा ना, तो मैं सारिया चंगिया भैन ही लगदियां ने, लेकिन कहता कम हूं। लेकिन आज मन्नी पर मन्नी गंडापन मेरी एक बहन जो है ना मेरे साथ है, हम और मैं उस पर बहुत फख्र करता हूँ। मेरे साथ समीना पाशा मौजूद है। मैं उनको तारुफ की जरूरत नहीं है, खुद अपना तारुफ सबा बाहर की है। लेकिन यह कि मुझे बड़ी खुशी है कि आज मैं जनाब होस्ट हूँ और समीना पाशा साहिबा जो है वो आज हमारी गेस्ट हैं। और मैंने कहा ये ईद के मौके पे समीना पाशा की और अपनी गुफ्तगू आप तक जरूर पहुंचाऊं। आई होप आप जरूर इंजॉय करेंगे। और समीना पाशा, इसमें कोई शक नहीं है कि इस वक्त अगर मैं रेट करूं तो इस जबर के दौर में, इस जुल्म के दौर में और इस खौफ के दौर में वो जो चंद आवाजें रह गई हैं ना जो अभी भी सच के साथ खड़ी हैं, और उस खाली खड़ी नहीं है, उन्होंने उसकी कुर्बानियां दी हैं, उसके लिए तकलीफें झेली हैं, उसके लिए मुश्किलात झेली हैं। चलो मैं तो बंदा बना, बंदे तो मुराद है नहीं कि बाकी कोई बंदे नहीं गए, मतलब मैं एक इस मर्दाना माशरे के अंदर एक मर्द हूँ। मेरी नौकरी खत्म हो जाएगी, मैं बाहर गंडेरिया ला लांगा। लेकिन वो खवातीन जिन्होंने सच के लिए अपनी नौकरियों को कुर्बान किया, उनके अकाउंट सीज हो गए, उनके बच्चों के लिए मुश्किलात पेश आई, वो मैं समझता हूं कि आज नहीं तो कल हिस्ट्री उनको ये जरूर कहेगी कि ये वो मसीहा हैं जिन्होंने जमहूरियत की बका के लिए अपना सब कुछ दांव पे लगाया। समीना पाशा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम और बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरे लिए बड़े एजाज की बात है कि मेरे भाई ने इतनी अच्छे अल्फाज में मेरी दादो तहसीन की है। आपके तमाम व्यूअर्स को मेरा बहुत सलाम और बहुत बहुत सबको ईद मुबारक। कैसी रही ईद? फिर आता हूं मैं अपने असल मुद्दे की तरफ। क्या किया? बस ईद हमारी खवातीन की जैसी होती है वैसी होती है, आधा दिन तो किचन में ही गुजर जाता है, तो बस इस तरह ही चलता है। लेकिन वैसे मैं अभी आपकी बात सुन रही थी, मैंने पहले आपकी जो पेरेंट्स देखी ना तो मुझे भी यही लगा एकदम। मैं क्या अभी अल्लाह खैर करे, मेरे भाई तो मुझे लगता है कि कोई नौकरी पे लग गए हैं और ना कोई जहाज शहाज उड़ाने लगे। लेकिन मुझे बड़ी हैरत हुई, आपने जहाज की कीमत जो है ना वो बड़ी कम बताई, 12-13 करोड़ नहीं भाई, 12-13 अरब का जहाज है। क्या हो गया आपको? नहीं नहीं, 1200 करोड़ मैंने गलती कर दी। गरीब लोग हैं ना, अगर हमारी 1200 औकात नहीं है फिर ठीक इतनी। है। 1200 करोड़ की कह रहा नहीं था। नहीं, फिर ठीक है। मैंने कहा ये 12 करोड़ का जहाज कहाँ से मिल गया 1200 करोड़ आपको? का, वो तो 1200 जनाब करोड़ 12 अरब का जहाज है। का। हाँ जी हाँ। अच्छा, और हम जैसे बेचारे जो गरीब लोग होते हैं ना इसार भाई, हाँ, उनको बेचारों को यह भी नहीं याद होना कि अगर आप मुझसे अभी फौरन एकदम पूछे ना कि 1 अरब में कितने सिफर है, तो मैंने तो भी नहीं पता होना। मैंने बकायदा बिल्कुल ऐसे, गिनना पड़ेगा, इकाई बिल्कुल ढाई ऐसे, सैकड़ा हजार 10 ऐसे ही। मैंने अभी अपने रिसेंटली अपने एक दोस्त को कहा कि अच्छा अगर फर्ज कर कोई बंदा आए और आके तुझे कहे कि कितने पैसे तुझे चाहिए, जितने तेरा दिल करता है उतने मांग ले, तो कितने मांगेगा? वो सोचता रहा कहता मुझे 10 करोड़ मिल जाए।
मैंने कहा अबे 10 करोड़ की तो उनका आगाज होता है, जो हमारे ऊपर बैठे हुए हुक्मरान है ना, 10 करोड़ से तो उनका आगाज होता है। हमारी औकात इतनी है कि हमें बहुत ज्यादा भी कह दो तो 10 करोड़, 12 करोड़, 20 करोड़, वो 1200 करोड़ के तैयारे में जाते हैं भाई, सैरे करते हैं। अच्छा लेकिन चले, मैं कोई नहीं, अगर अल्लाह करे मैं भी पायलट हो जाऊं, $36,000 मिले। मैं तो 2 महीने लेके तो कुछ काम ही ना करा, घर बैठ जाऊंगा तो $72,000 मेरे पास आ गया और मुझे कुछ नहीं करना। तो भारत कौमी पहले खजाने को आते जैसे मुका मर्जी। लिए। हाँ हाँ। साढ़े वर्गे कहते पहले आते मुका लिए जेड़े इतने पैसे फिर आपने। देखेंगे। अच्छा समीना, आपने तो बहुत मुश्किलात झेली अपने आइडियोलॉजी के ऊपर खड़े होने पे, और बड़ी तकलीफें झेली। कैसा रहा ये सफर? इसार भाई, सच बताऊं तो मैं अपने आसपास देखती हूँ तो मुझे लगता है कि लोगों ने तो बड़ा बड़ा कुछ सेक्रीफाइस किया है। उसके मुकाबले में अगर आप देखें तो शायद कोई इतनी खास मुझे नहीं लगता कि मैंने कोई बहुत बड़ा तीर मार लिया या बड़ी कोई कुर्बानी दी है। मुझे तो यही लगता है कि मैंने वही किया है जो मैं कर सकती थी, या जो हमारे साथ बहुत से लोग और हैं जो कर भी रहे हैं और मजीद कर सकते हैं। तो मुझे ऑनेस्टली ऐसा नहीं लगता कि मैंने कोई एक्स्ट्रा ऑर्डनरी कुर्बानी दे दी है या उस तरह। हाँ, ये जरूर है कि जाहिर है आपके फाइनेंशियल प्रेशर्स होते हैं, आपको अगर नौकरी से निकाला जाए आपके मामला डिस्टर्ब होते हैं। अब हम कोई जद्दी पुश्ती अमीर तो है नहीं ना, हमारी हम्म। कोई पहले शुगर मिले रही हैं हमारे बड़ों की, ना कोई जमीनें हैं कि जिसकी वजह से हमें कोई परवाह नहीं है। हम तो नौकरी पेशा लोग हैं, नौकरी करते हैं, जो आता है उसी से घर चलता है। तो जाहिर सी बात है ये चीजें हैं। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कभी मिजाज में इतनी वो एक नवाबी रही नहीं है कि भाई अगर उसके बगैर कोई किसी चीज के रहना पड़े या कोई बड़ी मुश्किल अपने लिए लाइफ बनाई हुई हो, तो बस सादा मिजाज है तो उसमें गुजारा हो जाता है। लेकिन ये बात दुरुस्त है कि इस दौर में जिस तरह का जबर देखा है, जनरली मैं अपने बाकी कोलिग्स के हिसाब से बात कर रही हूँ, तो हालांकि हम लोगों ने भी 15-18 साल इसी इंडस्ट्री में गुजारे हैं जर्नलिज्म में, लेकिन इस तरह का माहौल इससे पहले नहीं देखा गया। थोड़ा बहुत सख्तियां देखी गई हैं, कुछ अगर कोई थोड़ी देर के लिए किसी के ऊपर कोई अताब का शिकार हुआ भी है, कोई गुस्सा आया भी है किसी को, तो कुछ देर का कोई रहा है पीरियड। लेकिन अब तो मुसलसल हुआ है और फिर बहुत बड़े पैमाने पर हुआ है, और फिर उसके बाद उसका लेवल जो है, मैग्नीट्यूड जो है वो भी बहुत ज्यादा है। तो मेरे ख्याल से ये बड़ा तकलीफ दे दौर रहा है जर्नलिज्म के लिए। कोशिश की है कि फिर भी कुछ ना कुछ जितनी कैपेसिटी है उसमें रह के कुछ ना कुछ बात जरूर की जाए। हालांकि उसकी भी बड़े लोगों ने ताने दिए हैं, लेकिन ये कि मैं समझती हूँ कि जिन्होंने प्यार दिया, इज्जत दिया, वो कहीं ज्यादा है उससे कि जिन्होंने कोई गलत बातें की हों। अच्छा, आपके तो सुना अकाउंट भी सीज कर दिए थे, एडा केड़ा क्यों तुमको? आपने क्या कोई मतलब आइन तोड़ दिया था, क्या किया? नहीं, आइन तोड़ने वालों को तो बड़ा प्रोटोकॉल मिलता है, वो आपको नहीं पता। आइन तोड़ने अदालत वालों वहाँ को तो बड़े इंतजार करती रहती प्रोटोकॉल है। मिलते ने भाई। ये हो गया था। अदालत इंतजार करती रहती है, पता चलता है कि जी जनरल मुशर्रफ साहब तो चक शहजाद में टेनिस खेल रहे हैं। यहाँ दसो, आइन तोड़ने वाले ਨੂੰ ਇੱਥੇ बड़े प्रोटोकॉल मिलते ने, इन्हां दे महल तमीर होते ने, इनके ऊपर जो है इनको सलामियां मिलती हैं, इनको एजाज के साथ दफनाया जाता है। इनके जो है ना उसके बाद के भी प्रोटोकॉल होते हैं फैमिली के लिए और बड़ी मुराद होती हैं। तो छोड़ दें आप, आइन तोड़ना जो है वो तो बड़े एजाज की बात है पाकिस्तान में। काश आइन ही तोड़ा होता तो कोई हमें भी एजाज मिल जाता। बस यही बात है कि हमने आइन की पासदारी की बात की है तो उसी की सजा भुगत रहे हैं। बाकी ये बात आपकी दुरुस्त है, मैं खुद आज तक इस बात पे हैरान हूं, क्योंकि अभी तक मेरे अकाउंट्स खुले नहीं हैं। ये सितंबर में बंद हुए थे और अब तकरीबन अच्छा। आप अंदाजा लगा लें कि 7 महीने तकरीबन हो चले हैं, लेकिन अभी तक ये अकाउंट्स खुले नहीं है मेरे। तो मैं खुद इस बात पे हैरान हूं कि भाई अगर कोई गलती की है या कहीं किसी को लगता है कानून तोड़ा है या कोई ऐसी गैर कानूनी हरकत की है, कोई बात की है, तो कोई बताएं तो सही, कुछ सामने तो चीज लाएं कि हाँ भाई ये आपकी गलती थी या यहाँ पे आपने जो है गलत बात की, गैर कानूनी काम किया। कोई चीज सामने नहीं है। तो आपने लेकिन राब्ता भी नहीं किया, पूछा भी नहीं कि भाई मेरे अकाउंट क्यों बंद है, एफआईए से, इधर उधर किसी से? बस जी कोर्ट में गए हुए हैं, वहां से ही पूछ सकते हैं। और बाकी मुझे तो पता नहीं ना, मैं कभी राब्तों में रही हूँ इधर उधर, जहाँ बहुत सारे हमारे दोस्त सहाफी रहते हैं और बड़ी खबरें भी लाते हैं। तो मेरा तो कभी कहीं उधर राब्ता रहा नहीं कि मैं कोई डायरेक्ट ही पूछ लूं कि हाँ भाई की गल हो गई साढ़े को। लेकिन ये है कि जहाँ हम हमारी जैसी पहुंच तो ये हो गए, हम जाके अदालतों में धक्के खा लेने हैं। तो बस वो कोर्ट में है मामला। और कोर्ट्स जिस तरह से आपको पता है आजकल बस थोड़ा सा बहुत स्लो पेस में ही काम चलता है। बहरहाल फिर भी हमारे मेरे जो लॉयर हैं बैरिस्टर साद रसूल साहब बहुत कॉम्पिटेंट लॉयर हैं, मुझे उम्मीद है नो इंशाल्लाह डाउट। कोई ना कोई दूर रास्ता निकालेंगे। तो वो लगे हुए हैं, उम्मीद करते हैं अल्लाह ताला बेहतरी करेगा।
अच्छा, जिन राब्तों की आप बात कर रही हैं और लोग बड़े फख्र से बताते हैं कि जी हमें ये पता चला कि उन्होंने कहा है डन एंड डस्टेड, और उनकी ऐसी की तैसी, और आप समझते हैं बतौर सहाफी ये कोई प्राइड की बात है? पाकिस्तान में जो हालात है ना उसमें तो ये राब्ते, वो आप कह रहे हैं ना कि वो बताते हैं, वो बताते नहीं भाई, और डराते भी नहीं, और नाल पूरा रो पालने नहीं, तुसी की गाल कर रहे हो। तो बस पता नहीं, मैं तो ऑनेस्टली मुझे तो ये लगता है कि बतौर सहाफी हमारे लिए तो ये फख्र की बात हो सकती है कि हम हक और सच के साथ खड़े हों, हम ये राय दे सकते हो कि ये गलत है, ये सही है, ये नहीं कि भाई ये ऐसा ही होता है और ऐसा ही होता आया है और ऐसा ही होगा, क्योंकि यही ग्राउंड रियलिटीज है। तो मेरे ख्याल से ग्राउंड रियलिटीज क्या है वो तो बच्चे बच्चे को पता है। बतौर सहाफी हमें ये नहीं बताना कि ग्राउंड रियलिटी क्या है, बतौर सहाफी हमें ये बताना है कि आईनी तौर पर होना क्या चाहिए और उसके लिए क्या सही है क्या गलत है, उसके ऊपर बात होनी चाहिए। तो मेरे नजदीक, मेरे लिए तो ये कोई फख्र की बात नहीं है कि कोई किसी के बहुत बड़े जगहों पर राब्ते हों। मेरे लिए ये फख्र की बात है कि आप अपने पेशे के साथ कितने सिंसियर हैं, कितने ऑनेस्ट हैं, और उसके लिए आप कितनी देर स्टे कर सकते हैं। देखिए इसार भाई, आप ज्यादा सीनियर हैं, आपने तो बहुत उरूजो जवाल देखे हैं अपनी जिंदगी में। मैं आपको क्या बताऊं, मैं तो बिल्कुल तिफले मकतब हूं आपके सामने। लेकिन मैं तो ये समझती हूँ कि वो कहते हैं ना, हवा के रुख पे तो हर कोई उड़ लेता है ना, वो तो कोई नाजुक भी परिंदा हो, हवा के रुख पे चलना है तो वो तो चल लेगा। असल बात तो ये कि आप मुखालिफ सिमत पे कैसे उड़ते हैं, या अगर लहरों का रुख मुखालिफ सिमत पे हो तो आप कैसे उसमें तैरते हैं, असल बात तो ये है। अच्छा, आप मुझे आप भी बताइएगा अगर आप इसका जवाब दे सके। बहुत से मेरे सीनियर लोग मुझे ये कहते हैं कि जनाब हर वक्त जो है ना वो ऐसा नहीं होता जहां पे स्टैंड लिया जाए, तो चुप कर जाना चाहिए, रुक जाना चाहिए। ये मैं फिर सोचती हूँ कि फिर अगर जिस मौके पे जरूरत है, अगर आपने उस वक्त ही बात नहीं की, तो फिर बाद में वक्त गुजरने के बाद उस बात की क्या अहमियत रह जाती है, उसका क्या वक़्त रह जाती है। बात तो वही है जो आप वक्त के ऊपर करते हैं। हक और सच का गवाही आप तभी देते हैं ना जिस वक्त हो रहा है, इंसाफ हो रहा हो। जब आप वक्त गुजरने के बाद बात करें तो उसका तो कोई फायदा नहीं है। लेकिन बहरहाल अब हर किसी की अपनी सोच है, अपने मामलात हैं, अपनी मजबूरियां भी हैं लोगों की, तो बस इसी तरह ही है। चलो, मैं जरा जैसे खवातीन दुपट्टा पीछे करती है ना, मैं ये पीछे कर दूं, तार बार बार आगे आ रही है। कुछ ज्यादा ही ना अगे उड़ जाओ तुसी, हैं जान लेके मैं अच्छा, पीछे ही रह जा। आपने जो बात की है समीना, मुझे भी बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जी हाथ हौला कर लो, कैसे ना करें, आप बहुत ज्यादा वो होंगे। मैं उनसे कहता हूँ कि अच्छा मुझे सजेस्ट करें, अगर इमरान खान के साथ जुल्म कर रहे हैं, आप उस पर 250 मुकदमे बना देते हैं और उसे फिर दिफा की वो भी नहीं देते, फैसिलिटी भी नहीं देते, उसके केसेस को भी नहीं सुनते, उसकी बहनें अगर अदालत के बाहर जाके बैठ जाती हैं और आप उनसे मिलना पसंद भी नहीं करते, उसकी बीवी के ऊपर आप इद्दत जैसे घटिया किस्म के केसेस बना देते हो, आप एक मुल्क के चलते हुए निज़ाम को तबाह कर देते हो। ठीक है, महंगाई के नाम पे आप एक हुकूमत को खत्म करते हो और उसके बाद पाकिस्तान को तारीखी तारीखी गड्ढे में फेंक देते हो मईशत के। तो मैं क्या बोलूं, इस पे मैं क्या कहूं, मुझे बताएं। अच्छा, मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि आप और हम दो और बहुत सारे कुछ हमारे दोस्त इस अजाब से गुजर रहे हैं ना, हम तो फेस करते हैं रोजाना इस बात को, और हर वक्त हम एक नामालूम खौफ का शिकार रहते हैं कि पता नहीं किस टाइम क्या हो जाए क्या ना हो जाए। लेकिन इसके बावजूद आप एक खातून हो माशाल्लाह, आप एक फैमिली है, आपके बच्चे हैं, अल्लाह ताला उन्हें सलामत रखे, आपकी जोड़ी को सलामत रखे, तो को खानदान का प्रेशर नहीं आता कि आप इतना क्यों आप वो कर रही हैं? अच्छा, जो मुझे ये बात कहने लगता है ना, सबसे पहले तो बस ये पूछता हूँ कि मैं क्या कह रही हूँ। मतलब मैंने ऐसी कौन सी बात कही है जिससे किसी को लगे कि ये मैंने कोई खतरनाक बात कह दी है, या मैंने कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर ली है कि जैसे लोग कहते हैं आ बैल मुझे मार, कि मतलब मैं कोई तोप पे चढ़ी हुई हूँ, या नहीं मैं कोई नहीं, खुदकुश आजमा बुखारी के सामने बैठती हो और आजमा बुखारी से सीन फंसा लेती हो, तो और बैल को कैसे वो इनवाइट करते हैं, मतलब को कार्ड छाप के भेजता और है? मैं देख लो जो कह रहे हो तुम आप कह रहे हो, मैं किसी ना बैल कह रही हूँ ना कुछ और कह। नहीं नहीं, मैंने कार्ड का कहा है भाई, इससे ज्यादा नहीं कहा मैंने, कुछ भी कार्ड का कहा है खाली।
नहीं, मैं तो देखे ना, मैंने यही तो सवाल किया कि भाई मैं कौन सा कोई खुदकुश जैकेट पहने हुए हूँ, या मैंने कोई बंदूक उठा ली है, या मैं कोई, अल्लाह माफ करे, कोई ये कह रही हूँ कि मैं किसी आइन को नहीं मानती, मैं किसी पहाड़ पे चढ़ गई हूँ। भाई हम तो एक सीधे साधे से शहरी हैं, आम पाकिस्तानी, और इस आइन और कानून को मानने वाले हैं, इस पाक सरजमीन से मोहब्बत करने वाले हैं, और हमारे लिए हमारे इदारे भी मोहतरम हैं। हम ये जरूर कह सकते हैं कि भाई कौन सी चीज जो है वो सही हो रही है, ये पॉलिसी ठीक रहेगी, ये पॉलिसी गलत रहेगी, यहाँ पे गलत हो रहा है, यहाँ पे सही हो रहा है, तो ये बात करना जर्नलिस्ट का काम है। तो हम इससे आगे तो कि नहीं कुछ बात कह रहे हैं। अब आप उस चीज को इस तरह से माहौल बना दिया गया मुल्क का कि जिसमें ऐसी बात भी जो एक सिंपल आप बात कह रहे हैं उसके ऊपर भी जो है वो उसको इस तरह से पेंट किया जाता है कि जैसे जी ये बहुत कोई आपने खतरनाक बात कह दिया। मैंने कहा भाई मुझे कोई एक लाइन दिखा दें कि कोई मैंने पाकिस्तान के आइन के खिलाफ बात कह दी है, या मैंने कोई इश्ताल अंगेज बात कह दी है, कौन सी ऐसी बात कह दी जो मुझे कोई समझाने आता है तो मुझे आपको कोई जब कह रहा है तो नौकरी से निकाला गया तो क्या कहा गया, क्यों निकाला गया आपको? मुझे तो बस पहले यही बताया जा रहा था कि जो सोशल मीडिया का यूसेज है, जिसमें खास तौर पे ट्विटर वगैरह, उसके ऊपर की जाने वाली पोस्ट जो है वो शायद कहीं पसंद नहीं की जा रही, और उसके अलावा कोई एक आध शायद किसी प्रोग्राम के हवाले से भी नापसंदीदगी का इजहार हुआ जिसका भी आपने जिक्र भी किया, तो इस तरह की भी कोई चीज हुई। तो मुझे बस ये मतलब चैनल की इंतजामिया की तरफ से कहा गया कि जी आप फिल वक्त जो है सोशल मीडिया इस्तेमाल ना करें, सोशल मीडिया के ऊपर एतराज है आपके। मैंने कहा भाई मैं आपके चैनल में रहते हुए आपकी चैनल की पॉलिसी की पाबंद हूं, जो आपका प्रोग्राम है उसकी हद तक आप मुझे ये बता दें कि आपके चैनल के ऊपर मैंने कौन सी ऐसी बात की है जिसके ऊपर जो है आपको कोई पैमरा का नोटिस आया या कोई कोई इस तरह की बात है। तो ये उन्होंने कहा कि नहीं, प्रोग्राम के अंदर कोई ऐसी चीज नहीं है। फिर मैं उनका वो डिजिटल था उसके ऊपर मैं व्लॉग किया करती थी उस दौर में, अपना मेरा नहीं था उस वक्त चैनल, तो उन्होंने मुझे कहा कि जी आप वो व्लॉग करना छोड़ दें। मैंने कहा ठीक है, वो उन्होंने मेरे से मना कर दिया, मैंने करने छोड़ दिए, उस पर मैं सिर्फ प्रोग्राम कर रही थी। फिर उन्होंने कहा कि नहीं जी आप अपना भी अलग से जो है वो ट्विटर वगैरह। फिर मैंने कहा कि देखिए मैं जो अपनी बात उधर कर रही हूँ वो तो मेरी पर्सनल जाती राय है, पर्सनली, हाँ, चैनल के जाहिर साथ जाहिर है। लेना देना नहीं। तो उसके ऊपर भी अगर आप यानी ये तो वही बात होगी कि उधर तो आपकी मजबूरी है कि चलें जी आपके इदारे पे बैठे हुए हैं, इधर तो किसी, मैं अपनी जात भी तो मेरी कहीं एग्जिस्ट कर रही है ना, वहां चैनल की हद तक तो चले मैं आपकी मुलाजिम हूँ, चैनल के अलावा तो मैं आपकी मुलाजिम नहीं हूँ कि मैंने हर चीज सोच पे। उन्होंने कहा हम आपकी बात समझते हैं लेकिन आपको पता है जो हालात हैं हमारे ऊपर बड़ा प्रेशर आता है। तो फिर अल्टीमेटली मुझे ये लगा कि मेरी वजह से बार बार अगर चैनल की इंतजामिया को, चैनल के मालिकान को प्रॉब्लम हो रही है या उनके ऊपर प्रेशर आ रहा है या उनको बार बार एक्सप्लेनेशन देनी पड़ती हैं, तो मुझे ये बात मुनासिब नहीं लग रही थी। फिर उन्होंने कहा कि आप देख लें आपके लिए क्या चॉइस है। तो फिर मैंने जो है वो यही समझा कि उससे बेहतर है कि मैं अपनी जो अपने सोशल मीडिया पे जो थोड़ा बहुत काम है वो चलाती हूँ, बाकी इस तरह के हालात में कैसे आप बार बार हर वक्त की पेशियां भुगत नहीं सकते जो नौकरी के। तो ये इस तरह की चीजें नहीं है। बाकी पेरेंट्स वगैरह जाहिर है फिक्रमंद होते हैं इस चीज के हवाले से, जब उन्हें कोई इधर उधर से बताता है कि जी वो इस तरह हो गया, अकाउंट बंद हो गए, या पता नहीं जी कोई मुकदमा बन गया या इस तरह, तो जाहिर है उन्हें ये बात की फिक्र होती है कि कहीं ये पकड़ के ना ले जाएं, कोई गिरफ्तार ना हो जाए, ये ना हो जाए। तो वो जाहिर है उस वजह से मुझे पूछते हैं, लेकिन उन बेचारों को भी ये पता नहीं होता कि आखिर ये किस चीज के ऊपर, सादा आदमी है और जाहिर है बुजुर्ग लोग हैं, उनको इतना चीजों का तो नहीं हर वक्त ना वो कोई सोशल मीडिया पे अपडेटेड है कि वो खुद चेक कर सकेंगे मैं क्या कह रही हूँ या किस बात के ऊपर एतराज है। तो वो इन चीजों से परेशान भी होते हैं बाज़-औक़ात, और फिर कहते भी हैं, फिर मैं उन्हें बताती भी हूँ कि ऐसी कोई चीज नहीं है और मैं इस तरह से कर रही हूँ। तो बस ये चीजें साथ साथ चलती रहती हैं। लेकिन बहरहाल अपनी तरफ से तो मैंने जैसे शुरू में ही कहा कि मैं कोई किसी, अल्लाह माफ करे, किसी उसमें नहीं उतरी हुई कि मैंने कोई सर पे कफन बांध लिया या कोई इस तरह की चीज है। मेरे ख्याल से मैं एक बहुत आइन और कानून के दायरे में रह के, शाइस्तगी और अखलाक के दायरे में रह के जितनी तनकीद कर सकती हूँ किसी चीज के ऊपर जरूर करती हूँ। जहां मुझे लगता है कि मुझे आवाज उठानी चाहिए, किसी के खिलाफ गलत हो रहा है उसके ऊपर मैं जरूर बात करती हूँ। लेकिन मैंने ऐसा किसी कोई ऐसी कोई तंजीम नहीं ज्वाइन कर ली, ना मैं किसी रियासत की रिट को चैलेंज करती फिर रही हूँ कि जहां पर आप इस तरीके से आम लोगों को ट्रीट करें। मेरे ख्याल से कुछ आवाजें रहने देनी चाहिए, ये जरूरी होता है। मैं बड़ी इस बात पे हैरान होती हूँ कि ईमान मजारी हो या
कुछ और इख्तलाफी आवाजें जो हैं उनको आप इस तरीके से बंद करें, ये तो आप बिल्कुल माशरे में एक घुटन का माहौल बना देते हैं। तो ये आवाजें थोड़ी थोड़ी निकलती रहें, तनकीदी आवाजें, तो उससे तो बाकायदा बल्कि एक जिसको कहते हैं ना कि एक वो थोड़ा सा जो प्रेशर है वो रिलीज आउट हो जाता है। लेकिन अगर आप इतना ही वो बिल्कुल सांस लेने मुहाल कर दे लोगों का, तो ये तो किसी तरह भी खुद मेरा ख्याल है स्टेट के भी फायदे में नहीं है। वैसे तो अब माशाल्लाह आपको भी इफ्तार पार्टियों में बुला लिया जाता है, तो एक अच्छी अच्छी बात है। और ये अच्छी बात है, दरवाजे खुलने चाहिए। हम तो किसी के खिलाफ तो नहीं, इदारे के तो किसी के खिलाफ बिल्कुल। नहीं है हम, और वो हमारे इदारे हैं और हमारे मुहाफिज हैं और हम उनका एहतराम करते हैं। लेकिन ये जो आपको सोशल मीडिया पे ट्रोलिंग होती है, इंतहाई घटिया किस्म के अल्फाज, घटिया किस्म की गुफ्तगू, ये इससे हर्ट तो होती होंगी आप? ओ नहीं नहीं, वो जरदारी साहब का एक जुमला मुझे बड़ा अच्छा लगता है, ऐसा दिल ही नहीं हमने रखा जो ये ट्रोलिंग व्रोलिंग से तो बिल्कुल मैं हर्ट नहीं होती, ना मुझे ये आपके लिए लगता है एक बेनजीर का अरेंज करना पड़ेगा। माफी दे नहीं, मैं ना ट्रोलिंग वगैरह मुझे परेशान नहीं करती, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन मैं ये नहीं कह रही कि इसका मतलब ये है कि किसी को भी ट्रोलिंग परेशान नहीं करती और ये होनी चाहिए। बिल्कुल मैं नहीं समझती कि ट्रोलिंग करनी चाहिए, और ना मैं ये समझती हूँ कि गैर अखलाकी गुफ्तगू या गालम गलोच को भी मैं मुनासिब नहीं समझती। लेकिन हाँ, जो लोग मेरे खिलाफ करते हैं मैं इतना बॉदर नहीं करती उनको। मेरे नजदीक मैं जो कह रही हूँ, अगर मैं खुद सेटिस्फाइड हूँ अपने आप से, अपने जमीर से, चेहरा अगर मैं आईने में देखूं मुझे लगे कि मैं ठीक जा रही हूँ, मेरे ऊपर कोई जमीर के बोझ नहीं है, तो फिर मुझे फर्क नहीं पड़ता नीचे कमेंट्स में इधर उधर लोगों ने क्या बात कही है, मेरे लिए मायने नहीं रखती। मुझे पता है कि मैं क्या बात कर रही हूँ, क्यों कर रही हूँ और कैसे कर रही हूँ। एक ये है कि सहाफी को गैर जानिबदार होना चाहिए, और आप पे और इस तरह के जो और हैं उन पे ये कि ये यूथियां हैं और ये इमरान खान के बात करते हैं, ऐसा क्यों है? पता नहीं, मुझे नहीं समझ में आता कि ये बात क्यों की जाती है कि सहाफी को गैर जानिबदार होना चाहिए। मेरे नजदीक जब आप राय देते हैं, एक तो होता है रिपोर्ट करना कि भाई ये उसने कहा, ये उसने कहा। अगर तो सहाफी सिर्फ इतना ही है कि जी ये इसने फलां ने ये बात कह दी है, नेतन्याहू ने, और इधर से ईरानी सदर ने ये बात कह दी, दोनों की बात आपने रिपोर्ट कर दी, तो फिर तो ये गैर जानिबदारी से आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी की राय मांगते हैं, उसके ऊपर तज्जिया मांगते हैं, तो जाहिर है आप फिर हालात का जायजा लेके अपनी एक राय बिल्ड करते हैं, और वो राय जाहिर है किसी के अगेंस्ट हो सकती है, किसी की हिमायत में हो सकती है। तो फिर वहां पर आप ये नहीं कह सकते कि जी ये राय आप उसके हक में क्यों दे रहे हैं। भाई जाहिर है मैंने अपने जो मालूमात हैं, जो मेरी असेसमेंट है, जो मेरा अपना एक नॉलेज है, उसके तहत मैं किसी नतीजे पे पहुंची हूँ कि भाई ये बात दुरुस्त है और ये बात जो है जाहिर गलत लग रही है। तो उसके बाद जाहिर है वो राय अगर आपके हक में है तो आपको लगेगा जी मैं आपके साथ हूं, लेकिन दूसरे को लगेगा मैं मुखालिफत में हूं। और पाकिस्तान जिस तरह के हालात से गुजर रहा है ना इस वक्त, इसार भाई आपको भी जाहिर है पता है कि इस वक्त नॉर्मल हालात तो नहीं है कि जी एक बिल्कुल नॉर्मल रूटीन की ऑपोजिशन चल रही है, रूटीन की गवर्नमेंट चल रही है, जिसमें थोड़ी बहुत जाहिर है ऑपोजिशन तनकीद कर रही है, हुकूमत अच्छे काम भी कर रही होती है, हुकूमत गलत काम भी कर रही होती है, तो एक नॉर्मल रूटीन का प्रोसीजर चल रहा है। तो चलें जी, आप भी एक वक्त के धारे के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता कुछ सही जो बात होती है उसको सही कह रहे होते हैं, जो गलत बात होती है उसको गलत कह रहे होते हैं। अब हम एक एक्स्ट्रॉर्डनरी सिचुएशन में है कि जहां पर हमें मुस्तकिल तौर पर ये नजर आ रहा है कि आपका आईने पाकिस्तान मुअत्तल है, जहां पे हमें मुस्तकिल तौर पे नजर आ रहा है कि एक गैर कानूनी और नाजायज हुकूमत जो है वो बरसर इक़्तिदार है, जहां पे हमें मुस्तकिल तौर पे ये नजर आ रहा है कि विक्टिमाइजेशन का सिलसिला कहीं जाके थम ही नहीं रहा है। एक तो होता है ना भी आपने कोई एक हद तक की बात, या 6 महीने या 1 साल हुआ कोई सख्ती हो गई, मतलब अभी मैं पढ़ी थी कि 27वीं रमजान की भी शब जो है वो छापे पड़ रहे हैं और पुलिस जो है वो टूटी पड़ी है। तो इस तरह की चीजें, और एक वो रुक ही नहीं रहा है सिलसिला। मिलिट्री के ट्रायल्स खत्म हुए हुए हैं, लोग पड़े हुए हैं जेलों में, पड़े हुए हैं, अपीलें हैं नहीं लग रही, नहीं लग रही, आपकी अदलिया मफलूज है, आपके मीडिया का गला दबाया गया है, दबाया हुआ है, और ये मुसलसल चल रहा है। तो इस तरह की सिचुएशन में मैं क्या आपके ख्याल से कि ये न्यूट्रल होके बैठ जाऊं तो इसका मतलब है कि फिर मैं अपना काम छोड़ दूं? जाहिर सी बात है जब आपके इर्द गिर्द ये सब हो रहा है तो आप उसके ऊपर एक राय रखेंगे ना कि ये सही हो रहा है या ये गलत हो रहा है। तो वही हम कर रहे हैं। अब अफसोस की बात यह है कि इन्होंने, आप हुकूमत के ऊपर कोई तनकीद करते हैं तो ये कह दिया जाता है जी आप पीटीआई के सहाफी हैं। आप कहते हैं जी मुल्क में शफाफ इलेक्शन हो, भाई ये यूट्यूबर है। आप कहते हैं कि जी ये लोगों के ऊपर रियासती तौर पर इस्तेमाल करके इदारों को कि जी आप पुलिस स्टेट बना के पंजाब में जो कुछ हो रहा होता है ये वो, आप कहते हैं ये गलत है, वो कहते हैं जी ये पीटीआई का यूट्यूबर है।
आप कहते हैं कि जी जनाब, अगर आप ये बात करें कि जी मुल्क में अदालतें जो है वो आज़ाद होनी चाहिए, लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए, लोगों के पीले लगाएं, जो खवातीन हैं उनको रिलीफ दे, ये बात आप करते हैं, वो कहते हैं जी ये पीटीआई के यूट्यूबर है। मैं समझती हूँ कि सहाफी कोई भी है, उसकी किसी की तरफ भी जो है वो एक हो सकता है झुकाव, और अगर किसी पार्टी के साथ जुल्म हो रहा हो तो ऑफ कोर्स उसका फर्ज है कि वो उसके लिए बात करे। मैं तो ये समझती हूँ, और हर दौर में ऐसा रहा, ये कोई अभी की बात नहीं है। क्या जब पीपल्स पार्टी ज़ेर अताब थी तो उस वक्त भी बहुत सारे जो सहाफी थे, क्या वो पीपल्स पार्टी के हक में बात नहीं करते थे? करते थे। वो आज तक भुट्टो के शहर में मुब्तला है। मैं आपको नाम लेके बता सकती हूँ कि उनको भुट्टो के आगे आज तक कोई नजर नहीं आता। उन्होंने ऐसा, वो सहाफी थे लेकिन वो, उनके लिए भुट्टो जो था वो बहुत बड़ा एक लीडर है, आज भी है। इसी तरह जब नून लीग जो थी वो ताब का शिकार थी, तो हमारे बहुत से आज जो सहाफी बड़े प्रो इस्टेब्लिशमेंट बने हुए हैं, उस वक्त बड़े एंटी इस्टेब्लिशमेंट बने होते थे। हमने ये भी देखा कि लोग जो है बकायदा वो लेके पिटिशन लेके हाई कोर्ट चले गए थे कि जनाब नवाज शरीफ साहब जो हैं वो उनको बोलने की आज़ादी होनी चाहिए। हमने ये भी देखा कि उनके लिए कॉलम लिखे गए कि अगर उन्हें कुछ हो गया तो क्या हो जाएगा, क्या नहीं हो जजेस जाएगा। ने तो कहा कि हर अगर किसी, नवाज शरीफ को कुछ हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा। इस्लामाबाद हाई ओहो, कोर्ट के जज साहब उन्होंने ने तो जो कहा। कहा सो कहा। फिर हमने भी जब नवाज शरीफ साहब की सेहत से मुतालिक खबर मिलती थी, हम भी उस वक्त प्रोग्राम कर रहे थे, तो हम भी ये बात कहते थे कि भाई उन्हें इलाज की सहूलत होनी चाहिए। ये बात तो नहीं कि हम कहते थे कि जी उनको पड़ा रहने दे जेल में। तो कहने का मकसद ये कि जब भी कोई पार्टी ज़ेर-ए-ताब होती है तो हर दौर में जो सहाफी होते हैं वो उसके लिए आवाज भी बुलंद करते हैं, उसके खिलाफ होने वाले जुल्म को बेनकाब भी करते हैं। आज भी हम यही कर रहे हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा पलटा खाया जा चुका है कि पहले लोगों के लिए ये एजाज की बात होती थी कि भाई आप ऑपोजिशन को जो है वो किसी ना किसी हद तक जो है वो उसकी आवाज बनते हैं, क्योंकि वो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी होती है उस वक्त, तो आप उसकी आवाज बन रहे हैं। आज उल्टा हो गया है कि बजाय इसके कि वो लोग शर्मिंदा हों जो हुकूमत के हाथों जो हैं, ना सिर्फ ये कि यरगमाल बने हुए हैं, उनका उनके टाउट्स बने हुए हैं, उनसे फायदे उठा रहे हैं, शर्मिंदा उन्हें होना चाहिए। शर्मिंदा वो आके वो दूसरों को कर रहे होते हैं जो बेचारे खुद जुल्म का शिकार हैं और जुल्म का शिकार होने वालों के लिए आवाज उठा रहे हैं। ये एक अजीब हमारे मुल्क में मैं समझती हूँ अखलाकी जवाल है कि बजाय इसके कि वो लोग जो आज हुकूमती टाउट बने हुए हैं जिन्हें शर्मिंदा होना चाहिए, उल्टा वो आके हमें शर्मिंदा करने की कोशिश कर रहे होते हैं। अरे भाई हमने क्या लिया पीटीआई से? हम कोई उनसे पैसे ले रहे हैं, हम कोई उनसे जो है वो कोई टिकट ले रहे हैं, या हम कोई चेयरमैन पैमरा बने हुए हैं या चेयरमैन पीसी भी बने हुए हैं? हमने कौन या सा फायदा उठाया जो आप पीटीवी कह से रहे हैं कि डेढ़ डेढ़ आप करोड़ रुपए पीटीआई ले के, रहे हैं। हाँ ये हमने कौन सा कोई फायदा उठाए हैं जो आप कह रहे हैं? फिर ये कहते हैं जी आप यूट्यूब से जो पैसे कमाते हैं इसलिए कि जो व्यूअरशिप। हिसार भाई आप भी यूट्यूब चलाते हैं, मैं भी यूट्यूब चलाती हूँ, सिवाय दो तीन कोई बड़े जो यूट्यूबर्स हैं उनके अलावा कितनी कमाई है सबको पता होना चाहिए। आप जाके देख सकते हैं कि व्यूअरशिप के हिसाब से कितनी कम कमा रहे हैं। मेरे ख्याल से अगर हम इस वक्त हुकूमती मौक़िफ़ अपना लें, इतने ही हमें पैसों के हम पुजारी होते। मैं आज हुकूमती मौक़िफ़ अपना लूँ, 10 लाख 15 लाख रुपए के ऊपर आराम से मुझे किसी चैनल के ऊपर नौकरी भी मिल जाएगी। इसके अलावा मुझे यूट्यूब में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बल्कि उसको बूस्टर मिलेंगे और मुझे उसमें भी जो है वो ठीक ठाक मैं पैसे कमा लूंगी। तो जितने पैसे मैं इस वक्त यूट्यूब से सिर्फ इतने अर्न कर रही हूँ कि जिससे रोजी रोटी चल रही है, उससे मेरा ख्याल है मैं डबल ट्रिपल कमा सकती हूँ आराम के साथ। किसी को इतराज है वो आके देख ले कि मेरे यूट्यूब के ऊपर कितने के मैं कोई करोड़ों मिलियन व्यूज कमा रही हूँ। तो इन लोगों को शर्म ही नहीं आती कि एक तो आप लोग जो हैं बजाय इसके कि इस चीज के ऊपर बात करें कि आप कहाँ खड़े हैं आज, सहाफती अखलाक आपका क्या कहता है कि जो जुल्म हो रहा है आप उसको जस्टिफाई करने के लिए बैठे होते हैं। तो शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। उल्टा आप आके हमें बता रहे हैं कि जनाब आप जो है वो गलत कर रहे हैं। जी आप क्यों गलत कर रहे हैं? इसलिए कि जिसको मार पड़ी हम ये कह रहे हैं कि यार नहीं मारो, और आप ये कह रहे हैं कि नुहोर मारो। मतलब ये किस तरह की एलिगेशंस आती हैं? मैं तो मेरी तो समझ में बात नहीं आती कि हम तो हमेशा ये सुनते रहे थे कि ऑपोजिशन जो है वो जर्नलिस्ट की डार्लिंग होती है। वो हमेशा ऑपोजिशन के साथ खड़ा नजर आता है। मीडिया तो वॉच डॉग होता है, वो हुकूमत के ऊपर तनकीद कर रहा होता है। वो ऑपोजिशन को जो है वो कोशिश करता है कि उसको अगर मार्जिनलाइज किया जा रहा है तो उसकी जो है आवाज बने। यहाँ उल्टा हिसाब हो गया है, यहाँ वो जनाब गद्दार बन गए हैं। अगर आप किसी मजलूम की बात करते हैं तो आप गद्दार हैं। अगर आप ये बात करते हैं कि अच्छा ये बताएं कि नहीं मैं क्या कहते हैं, आपके जज्बात का एहतराम करता हूं, क्योंकि मुझे भी जब मौका मिलता है तो फिर मेरे अंदर से लावा फटता है। और क्योंकि हम चाहते हैं कि लोग हमारी बात समझें कि हम ये आज हम अगर तारीख के किसी दुरुस्त समत खड़े हुए हैं तो क्यों खड़े हुए हैं। हम अगर ये कहते हैं कि इमरान खान पे जुल्म हो रहा है, और हम ये कहते हैं कि इमरान खान के वो आदमी है जो जिसने पाकिस्तान के लिए कुर्बानी दी है, तो उसकी कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से हम ये बात कह रहे होते हैं।
और ये बात भी ठीक है कि अगर आज हम पलटा खाएं तो हमारे लिए 15-20 लाख रुपए कमाना कौन सा इतना बड़ा मसला है। ठीक है ना। लेकिन हम अगर इतनी ऐसे बड़ी अपने उसकी कुर्बानी दे रहे हैं तो शायद इसीलिए दे रहे हैं कि कहीं तारीख में ये लिखा जाए कि समीना पाशा ने उस वक्त जब लोगों ने मुनाफकत की इंतहा कर दी थी और ताकत के सामने झुक गए थे तो समीना पाशा खड़ी थी और उसने सच का दामन नहीं छोड़ा था। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी कमाई है जब हमें ये, अगर अल्लाह ताला हमें यही कमाई दे दे तो। बाकी अच्छा ये बताएं कि अगर मैं आपसे कहूं कि इमरान खान और नवाज शरीफ और जरदारी में कंपैरिजन किया जाए तो क्या आपकी नजर में क्या कंपैरिजन है? पहले कुछ अरसे तक तो शायद तो कंपैरिजन किया जा सकता था कि जी तीनों चूंकि पॉलिटिशियंस हैं, बड़ी पार्टीज के लीडर्स हैं, तो जी आप एक कंपैरिजन ड्रॉ कर लें। लेकिन अब इमरान खान इनसे बहुत आगे निकल चुका है ना। इसार भाई, इमरान खान से आप चाहे इख्तलाफ करते हो चाहे इत्तेफाक करते हो, जब इमरान खान गवर्नमेंट में थे उनके ऊपर तनकीद भी होती थी, हम लोग भी बहुत सारी बातों पर करते थे। आज भी उनकी बहुत सारी पॉलिसीज पे इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन जो उस शख्स ने मज़ामत की एक मिसाल कायम कर दी है, वो मेरा ख्याल है कि वो इतना उनको आगे ले जा चुकी है कि बाकी जो उनके हम असर पॉलिटिशियंस हैं वो कहीं बहुत पीछे रह चुके हैं। अब वो कंपैरिजन ड्रॉ ही नहीं हो सकता, बिल्कुल क्योंकि ठीक है। जो उन्होंने मेयार सेट कर दिया ना मज़ामत का, कि जिस तरीके से उन्होंने तमाम तर इतनी सख्त जेल, इस तरह के हालात, इतना ज्यादा तशद्दुद, इतना इंतकाम जो उनकी पार्टी के साथ हुआ है, उनके कारकुन के साथ हुआ है, उनकी फैमिली के साथ हुआ है, और हर तरह का मतलब है कि माली जो एलिगेशंस हैं, अखलाकी एलिगेशंस हैं, मजहबी एलिगेशंस हैं, रियासती तौर पर गद्दारी के सर्टिफिकेट हैं, कोई ऐसी चीज रह नहीं गई, कोई ऐसा इल्जाम गंदा रह नहीं गया जो कि उस शख्स के ऊपर ना लगाओ। लेकिन उसने हर चीज को बर्दाश्त कर लिया है, और उसके बावजूद भी वो इस्तकामत के साथ जो है वो जेल काट रहा है, और अभी तक भी वो किसी तरह की कोई कॉम्प्रोमाइज तो करने की क्यों बाहर सिचुएशन में क्यों नजर नहीं नहीं। आ रहा? क्या रीजन समझते हैं कि इमरान खान के बाहर ना आने की वजह क्या है? इसार भाई, बड़ी सिंपल सी बात है, इन सबको पता है कि इस निजाम की सर्वाइवल ही इस बात में है कि वो अंदर रहे, तो उन्होंने हर वो चीज करनी है जिसके नतीजे में वो अंदर रहे। अब पीटीआई की वो क्यादत भी एक ये रास्ता समझती हो है। सकता था। हाँ पीटीआई की क्यादत जी। भी यही समझती है। अच्छा, इसके ऊपर मेरा वैसे शायद एक आपको अनपॉपुलर ओपिनियन लगे, लेकिन मैं नहीं समझती कि कुछ सारी की सारी क्यादत उनकी जो है वो कोई बड़ी कॉम्प्रोमाइज्ड है या बड़ी गद्दार है। बिल्कुल ये बात सही है कि मौका परस्त लोग होते हैं, और वह हर जगह होते हैं, वो हर फील्ड में होते हैं, उनकी पार्टी में भी हैं। लेकिन मैं नहीं समझती कि सारे के सारे लोग ऐसे हैं। हाँ, ये जरूर है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो अब शायद थक भी चुके हैं, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो शायद अब उन्हें कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, जो वो एक चाह रहे हैं कि जिस लेवल पर लोगों का एक रिएक्शन हो वो निकल नहीं रहा, और वो खुद जिस हद तक कर सकते थे वो अपने तौर पर उन्होंने बहुत कुछ बर्दाश्त कर लिया है। तो बहुत सारी चीजें हैं, और फिर देखिए अल्टीमेटली पीटीआई की लीडरशिप यही कर सकती है कि प्रेशर बढ़ा के बाहर इतना कर दे सिचुएशन को कि जी टेबल पे बैठ जाएं सब, और ये एक दो मर्तबा हो चुका है कि टेबल पे बैठ गए, इतना प्रेशर बन गया, चलो टेबल पे बैठ गए। अब उससे आगे जो चीजें हैं वो तो फाइनल हाँ या ना वो इमरान खान ने करनी है। तो ये क्यों अगर एक इमरान तासुर खान, बन रहा है समीना? ये इसी को शामिल कर लें सवाल को कि जो अलीमा है शायद वो पार्टी पे को कब्जा करना चाहती है, ये कौन तासुर बना रहा है? और ये वाली जो बात आप कंटिन्यू कर रही थी ये भी कर दें। मेरा नहीं ख्याल है कि अलीमा खान साहिबा को पार्टी पे कब्जा करना चाहती हैं। मुझे ये भी बात समझ नहीं आई आज तक। लोग बहुत से कहते हैं कि जी ये सारी पार्टी की आदत जो है वो इमरान खान को जेल में रखना चाहती है ताकि इनकी दुकानें चलती रहें। उनकी कौन सी दुकान चल रही है सिवाय इसके कि उनके नाम के टैग के साथ लगा हुआ है कि कोई एमएनए है या कोई एमपी है? वो भी सब नहीं है, मतलब चंद ही हैं। तो कहने का मकसद है कि उसके अलावा कौन सी कोई पार्टी चल रही है उनकी? हर वक्त कोई रूपोश बैठा हुआ है, चाहे बेचारा एमएनए भी है, बहुत सारे फिर भी रूपोश बैठे हुए हैं, छुप छुप के जिंदगी गुजार रहे हैं, बहुत सौ के कारोबार तबाह हुए पड़े हैं। यानी वो कोई, अगर आप ये कहना है कि वो कोई बड़ा प्रोटोकॉल एंजॉय कर रहे हैं हर तरह से, सिवाय जो केपी हुकूमत की टीम है, एक जाहिर है वो एक गवर्नमेंट में चुके हैं तो वो जरूर एक किसी हद तक अपनी गवर्नमेंट जो है वो चला रहे हैं, लेकिन उनके ऊपर भी आपको पता है कितने के इख्तियार हैं और हर वक्त की तलवारें लड़दा लटक रही होती हैं, और फिर जो उनके अपने कारकुन उनकी हर वक्त दुर्गत बनाते हैं वो लहदा है। मुझे नहीं समझ में आता कि आखिरी सवाल, क्योंकि जूम का लिंक खत्म होने वाला है, मैं जरा पेंडू जा बंदा, मैं दोबारा आना कोई नहीं। आखिरी सवाल, गंडापुर और सेल आफरीदी में कोई फर्क है? मैं इतनी बदगुमान नहीं हूँ सुहेल आफरीदी के हवाले से कि वो कोई जानबूझ के किसी हवाले से कोई नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। मेरे नज़दीक वो नौजवान हैं, सिंसियर हैं, और जाहिर है कि उनके ऊपर
चैलेंज बहुत बड़ा है, जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। तो वो शायद एक कोई बेहतर वक्त और बेहतर प्लानिंग के साथ कोई मे भी किसी बेहतर सिचुएशन और फैसले का इंतखाब आप करना चाहते समझते हैं। हैं ईद के लेकिन बाद मुझे कोई नहीं लगता है कंपेन चल कि वो सकती कोई। है? हम्म। ईद के बाद आप जी। समझती हैं कि कोई कंपेन चल सकती है? अफरीदी दावा हाँ, कर रहे हैं क्या? मुझे लगता है कि ये अब प्रेशर इतना है उनके ऊपर कि अब उन्हें भी पता है इस चीज का कि उन्हें कोई ना कोई फैसला करना पड़ेगा। अब वो बहुत ज्यादा देर नहीं इस तरह से प्रोलॉन्ग कर सकते। उन्हें कोई डिसाइसिव स्टेप लेना पड़ेगा, कुछ ऐसा चीज करनी पड़ेगी जिससे उनके कारकुनों का एतमाद उन पे बहाल रहे कि वाकई वो इमरान खान के सिंसियर प्लेयर हैं और वो उनको उनको रिहा भी करवाना चाहते हैं। लेकिन मैं जैसे पहले मैंने कहा कि चैलेंज बहुत बड़ा है। और मेरे ख्याल से मैं एक सिर्फ बात अपनी कंप्लीट कर लूं जो मैं पहले कर रही थी, कि अगर इमरान खान बाहर आते हैं तो ज्यादा पीटीआई के लिए बेहतरी होगी, इस क्यादत के लिए भी ज्यादा बेहतर, क्योंकि इमरान खान बाहर आएंगे तो पीटीआई एक पावर में नजर आएगी आपको। अगर इमरान खान अंदर रहेंगे, ये तो बेचारे पहले ही छुपते फिर रहे हैं और अपने कारकुनों से ट्रोलिंग कराते फिर रहे हैं, पुलिस के हत्थे चढ़े हुए हैं, कोई कुछ कर। तो मेरा नहीं ख्याल है कि इनको ये सूट करता है कि इमरान खान बहुत अंदर रहे तो इनकी बड़ी वाहवा है। क्या वाहवा है इनकी, हर तरफ से बेचारों को तनकीद हो रही है। मेरे नजदीक तो इमरान खान का बाहर निकलना पूरी पार्टी के लिए फायदेमंद है, क्योंकि वो बाहर निकलेगा, वो मोबिलाइज करेगा, या जो भी उस वक्त के हालात होंगे, पावर में आ सकती है पीटीआई, तो तब इन पूरी की पूरी पार्टी का फायदा है। और आप ये देखिएगा कि उस वक्त आपको इमरान खान की फैमिली कहीं उसमें नजर नहीं आ रही होगी। ये इमरान खान बड़े क्लियर है इस मामले के ऊपर। और ना पहले जब इमरान खान वजीर आजम थे तो उनकी फैमिली कहीं आपको दिखती थी वजीर आजम हाउस में तो ये भी नहीं पता था उनकी बहनों के नाम क्या हैं। तो जब ये दोबारा भी बाहर निकल आए तो आप देखेंगे कि सारी कमान जो है वो उसी शख्स के हाथ में होगी। बाकी ये तमाम चीजें कोई मायने नहीं रखती, ये सिर्फ वक्ती उबाल हैं जो उठते रहेंगे। बहुत शुक्रिया सबीना पाशा साहिबा, आपने इतनी ज़बरदस्त गुफ्तगू की। और एक मेरे जैसे तजिया निगार के लिए इससे बड़ा कोई टॉर्चर नहीं हो सकता कि उसे खामोशी से सुनना है, उसने बीच में टांग अड़ानी नहीं है। लेकिन मैं आपका बड़ा मशहूर हूँ और बड़ी दुआएं अपना आपके बदला लिए। ले लेना ना, मेरे शो पे आ इंशाल्लाह जाना। आपके लिए बहुत दुआएं, और स्पेशली पूरी दुनिया के अंदर से आपके लिए बहुत सारी दुआएं। मेरी भी दुआ आपके साथ है, अपना ख्याल रखिएगा। अब आई होप आपको आज का ये शो अच्छा लगा होगा, और मुझे उम्मीद है कि कमेंट जरूर करेंगे और मुझे बताएंगे कि समीना पाशा की गुफ्तगू आपको कैसी लगी। मैं कमेंट सेक्शन में आपका मुंतजिर रहूंगा। अस्सलाम वालेकुम।